हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। 10 अक्टूबर 2023 की जो इवनिंग शिफ्ट है उसके 55 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 56 नंबर क्वेश्चन तक आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। जो फ्रेंड्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है, मेरे आप मार्क्स देख सकते हैं। इसके अलावा ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये आपको शो करने का पर्पज़ बस यही है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मैंने कहाँ से पढ़ा और मैंने कैसे तैयारी की उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो 9 अक्टूबर की शिफ्ट है और 10 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट और एसएससी जेई मेंस का पेपर है जो अब की बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर है, आप उस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सेल्बी ट्यूब इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस फॉर। तो सेल्बी ट्यूब किसके लिए यूज होती है? ये अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज होती है। जो सेरेब्री ट्यूब होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेरेब्री ट्यूब आर थिन वॉल होलो स्टील ट्यूब दैट आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड टू कलेक्ट द सोयल सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये पतले पतले ट्यूब्स होती हैं, इस टाइप की जो आप ये ट्यूब्स देख सकते हैं। अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली हुई ट्यूब्स हैं ये। जैसे इसके अंदर ये सोयल का सैंपल कलेक्ट हुआ आप इसके अंदर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया कलेक्टिंग दी अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल्स। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस टाइप की चीज़ें हम पढ़ते हैं, कॉलेज में भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये प्रीवियस ईयर का नहीं था तो इसको मैं अभी के लिए मार्क कर देता हूँ कि शायद कुछ बच्चों से ये ना हो पाता। 57 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। The rate of flow of the water from the centrifugal pump is directly proportional to the। जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसकी जो पावर होती है रेट ऑफ फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। वो चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। तो रेट ऑफ फ्लो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, ये डिपेंड करेगा जो इम्पेलर की रेवोल्यूशन पर मिनट है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का मान लो ये इम्पेलर है। जैसे कूलर के अंदर आपने ब्लेड देखी होंगी, तो इस टाइप से ब्लेड होते हैं इम्पेलर में। जितनी ज़्यादा स्पीड से ये ब्लेड घूमेंगे उतने ही ज़्यादा वो पानी को सप्लाई कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द इम्पेलर। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। 58 नंबर क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन आर हेल्ड बाय विच व्हीकल दैट ऑल्सो हेल्प इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो पेंट के पार्टिकल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है? पेंट क्या होता है? पेंट एक टाइप से मेटेलिक ऑक्साइड होता है और उसको पूरे ऐसे सस्पेंशन के अंदर करके कौन रखता है? वो होता है व्हीकल, कैरियर या फिर बाइंडर। 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये मैं आपको नोट्स के अंदर से दिखा देता हूँ। पेंट के अंदर 5 टाइप की चीज़ें होती हैं, बेस, व्हीकल और कैरियर, ड्रायर, कलरिंग पिगमेंट एंड सॉल्वेंट। बेस क्या होता है? बेस होता है मेटेलिक ऑक्साइड। कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होता है जनरली ये, जैसे कि वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड। एक होता है व्हीकल, कैरियर या बाइंडर। तो ये एक ऑयल होता है जिसके अंदर हम बेस को मिक्स करते हैं। इट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन द सस्पेंशन। और हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी हुई थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेंट के कंस्टिट्यूएंट यानी पेंट के पार्टिकल है उनको सस्पेंशन में होल्ड करके रखती है। तो वो हो गई व्हीकल, कैरियर या बाइंडर। आप देख सकते हैं बाइंडर को हाईलाइट भी किया हुआ है, यानी कि बाइंड करके रखता है पेंट के पार्टिकल्स को। ये हम यूज करते हैं लिंसीड ऑयल एंड टंग ऑयल। और ड्रायर होते हैं, ड्रायर का क्या काम है? उसको सुखाने का काम है। पेंट जो गीला होता है ताकि वो फटाफट सूख जाए। एक होते हैं कलरिंग पिगमेंट, ये कलर देने का काम करेगा उसको, रेड कलर,
येलो कलर, ब्लू कलर, इस टाइप से। एक होते हैं सोलवेंट और थिनर। दी फंक्शन ऑफ सोलवेंट इज़ टू मेक दी पेंट थिन, यानी पेंट पतला हो जाए ताकि हम उसको दीवार पे आसानी से लगा सकें। दोस्तों ये मैं आपको अपने नोट्स से दिखा रहा हूँ, जिन नोट्स से मैंने पढ़ के इस पेपर को क्लियर किया। और वैसे ये बेसिक्स वाली चीज़ें ही हैं नॉर्मली। और जो ये मेरे नोट्स थे ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिए हैं। आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको क्लिक करके या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी ये काफ़ी डिमांड थी कि इन नोट्स को शेयर करो, तो मैंने वहाँ गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जिस टीचर से आपने थ्योरी पढ़ी है आपको उसी टीचर के नोट्स को फॉलो करने हैं, क्योंकि वहीं आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे और जल्दी आप उसको रिवाइज़ कर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी किसी ने सेम टीचर से पढ़ा है जिससे मैंने पढ़ा है या मेरे नोट्स को आप रेफ़र करना चाहो तो आप टेलीग्राम से रेफ़र कर सकते हो, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में यही इसने पूछा हुआ था, जो मैंने आपको वहीं दिखाया। बाइंडर की जो डेफिनेशन है वो इसने लिखी हुई है। जैसे पेंट के जो पार्टिकल्स हैं जो मैं ब्लू डॉट्स दिख रही हैं उनको सस्पेंशन के अंदर रखता कौन रखता है? बाइंडर, यानी बाइंड करके रखता है इनको। 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्वेरिंग इज सुटेबल फॉर कोस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सच एट सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल एंड स्लेट। तो क्वेरिंग होता है स्टोन्स को ज़मीन से निकालने का प्रोसेस। जो महंगे पत्थर होते हैं कोस्टली, सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो लेयर्स टाइप से हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल एंड स्लेट, ये सारे क्या हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले साल के पेपर में आपसे मैच दी फॉलोइंग या फिर इनमें से ओड वन आउट को फाइंड आउट करने के टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सा नहीं है। तो वो कौन सा मेथड होता है इन रॉक्स को ज़मीन से निकालने के लिए? तो वो प्रोसेस होता है वेजिंग का प्रोसेस। दोस्तों आप वेजिंग की डेफिनेशन देख सकते हैं। वेजिंग मेथड ऑफ क्वेरिंग इन्वॉल्व द डिगिंग होल्स इन रॉक एंड इंसर्ट स्टील वेजेस इनटू द क्रैक्स, यानी कील गाड़ देते हैं हम। जैसे आप इसके अंदर देखिए, ये हमने स्टोन के अंदर होल कर दिया और ये एक टाइप से ये प्लग डाल दिया और हैमर से हम इसको हिट करके इसके अंदर डाल के इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको भी देख सकते हैं, ये हमने होल करके एक प्लग डाल दिया और ऐसे जैसे वुडन पैग हैं, लकड़ी के टुकड़े डाल दिए हैं। ये जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्रैक आ जाएगी स्टोन के अंदर और स्टोन स्प्लिट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड वेजिंग कहलाता है। और ये कोस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल एंड स्लेट्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे ये आपका स्टोन था, आपने यहाँ होल किया, यहाँ होल किया, यहाँ होल किया, यहाँ, और जब आप इसके अंदर लकड़ी का कोई टुकड़ा डाल के हैमर सेट करोगे तो ऐसे क्रैक आ जाएगी इसके अंदर और ये वाला स्टोन अलग हो जाएगा। तो वेजिंग का मेथड मार्बल, स्लेट, लेटराइट वगैरह के लिए यूज करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑन द इनसाइड फेस ऑफ द फ्लैंज फॉर ऑल द स्टैंडर्ड आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन ऑफ द स्टील। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको अटैम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं था अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। तो ऑल स्टैंडर्ड आई सेक्शन, जो आई सेक्शन होता है उसका ये फ्लैंज वाला हिस्सा है। तो मान लो ये फ्लैंज कुछ इस टाइप से है, तो जो ये एंगल बनने लग रहा है ये कितने डिग्री का एंगल होता है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। आप इस वाले एंगल को भी कह सकते हो या इस वाले एंगल को, वो होता है 16/2/3। आपको आगे के क्वेश्चन पेपर के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फ्लैंज ऑफ इनसाइड फेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ ऑल स्टैंडर्ड आई सेक्शन के लिए कितना एंगल होगा? 16/2/3। 61 नंबर क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन फॉर। तो किसी स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन होती है उसको हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं? पहला ऑप्शन है कंप्रेशन फेलियर ऑफ द सोयल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सोयल में कभी भी कंप्रेशन फेलियर नहीं होता, बेंडिंग सोयल कभी भी बेंड भी नहीं होती, टेंशन सोयल में कभी भी टेंशन भी नहीं आएगी।
शियर फेलियर, जी हाँ, सोयल शियर फेलियर होती है। जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी के पार्टिकल हैं, आपने इसके ऊपर लोड लगाया बहुत ज़्यादा, तो ये कंप्रेस नहीं होगी, इसमें शियर फेलियर आएगा, ये हमारा ऐसे बढ़ जाएगा और जो सोयल है इधर उधर चली जाएगी, यानी शियर ऑफ हो जाएगी सोयल। ना इसके अंदर कभी भी बेंडिंग आएगी, क्योंकि बेंडिंग रिजिड बॉडी के अंदर आती है जो थोड़ी मजबूत हो। टेंशन भी इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि टेंशन भी थोड़ी रिजिड बॉडी या तो कोई फ्लेक्सिबल बॉडी हो, उस टाइप की बॉडी के अंदर आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि सोयल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, मान लो अपनी उंगली से भी आप सोयल के ऊपर फोर्स लगाओगे, तो सोयल कभी भी दब नहीं सकती, वो सोयल इधर उधर खिसक जाएगी। तो वही चीज़ है, वो शियर फेलियर हो जाएगी, नहीं खिसक जा रही है सोयल। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी मेथड इज मोर सुटेबल टू डिटरमाइन द परमिएबिलिटी ऑफ लेस परमिएबल सोयल। लेस परमिएबिलिटी कौन सी सोयल होती हैं? जो कोहेजिव सोयल होती हैं, जैसे कि क्लेई सोयल। तो कोहेजिव सोयल्स के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं परमिएबिलिटी का? ये होता है फॉलिंग एड टेस्ट, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और कॉन्स्टेंट एड किसके लिए होता है? कॉन्स्टेंट एड होगा हमारा क्लेई सोयल्स की, उसके लिए। नॉन कोहेजिव सोयल्स के लिए, जैसे कि सैंड हो गई, सैंड के लिए होता है कॉन्स्टेंट एड। ये दोस्तों आप परमिएबिलिटी के मेथड देख सकते हो लैब टेस्टिंग के अंदर, कॉन्स्टेंट एड एंड फॉलिंग एड, दो हमारे मेथड होते हैं। कॉन्स्टेंट एड जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है क्लेई सोयल के लिए, यानी कि कोहेजिव सोयल के लिए। और सॉरी दोस्तों, ये कॉन्स्टेंट एड होता है कोर्स ग्रेन सोयल के लिए, यानी कि सैंड और ग्रेवल के लिए। दिस टेस्ट इज नॉट यूज फॉर फाइन ग्रेवन सोयल बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द डिस्चार्ज वॉल्यूम। और एक होता है हमारा वेरिएबल एड टेस्ट, वेरिएबल एड वाला होएगा क्लेई सोयल्स वगैरह के लिए। या आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, वेरिएबल एड अनडिस्टर्ब सैंपल इसमें यूज किया जाता है, फाइन ग्रेन सोयल क्ले एंड सिल्ट के लिए हम इसको करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, परमिएबिलिटी ऑफ लेस परमिएबल कोहेजिव सोयल्स के लिए, यानी क्ले के लिए फॉलिंग एड। 63 नंबर क्वेश्चन, साल्वेज वैल्यू इज द डैश ऑफ एन एसेट आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन हैज़ बीन फुल्ली एक्सपेंस। तो साल्वेज वैल्यू क्या होती है? साल्वेज वैल्यू एक टाइप से उसकी बुक वैल्यू होती है किसी एसेट की, यानी किसी प्रॉपर्टी की, जब उसमें से सारे के सारे डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं। जैसे आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, तो उस फ़ोन के जितने भी आपको डेप्रिसिएशन लगाने थे, यानी जितने उसकी वैल्यू कम होनी थी वो कम हो गई। मान लो 10,000 का फ़ोन है और आपने एक्सचेंज वैल्यू में उसको 3,000 में वो कर दिया, तो ये 3,000 उसकी क्या हो गई? सैल्वेज वैल्यू हो गई। पूरा यूज कर देने के बाद आपका फ़ोन 3,000 में बिक रहा है, तो उसकी सैल्वेज वैल्यू, यानी उसकी एक टाइप से बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन हैज़ बीन एक्सपेंसेस। जो दोस्तों अलग अलग टर्म क्वेश्चन के अंदर बुझे हुए हैं, आप उन सब के डेफिनेशन देख सकते हो। तो जो थर्ड नंबर पॉइंट है सैल्वेज वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, यानी बिल्डिंग को तोड़े बिना एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, यानी हम उसका पूरा यूज कर चुके हैं, जितना उसमें डेप्रिसिएशन आना था आ चुका है, अब उसकी क्या वैल्यू होगी? वो उसकी सैल्वेज वैल्यू होती है। वही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी, आप इसका इजीली आंसर दे सकते थे। 64 नंबर क्वेश्चन, मैच द बेसिक टर्म यूज इन द रन ऑफ गिवन इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर मीनिंग इन द सेकंड कॉलम। तो जो है हमें टर्म दिए हुए हैं, उन्हें मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट देखिए, सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ क्या होता है? बारिश के बाद जो ज़मीन के ऊपर पानी बहता हुआ चलता है उसको हम कहेंगे सरफेस रन ऑफ। तो सेकंड पॉइंट पढ़िए, अनकन्फाइंड फ्लो ऑफ वाटर ऑन दी ग्राउंड सरफेस, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पानी बहता हुआ जा रहा है अनकन्फाइन है, यानी इसको कोई चीज़ रोक नहीं रही। दो लेयर के बीच में अगर कोई पानी बहता हुआ जा रहा है उसको हम कहेंगे कन्फाइन, और ये क्या कह रहा है? अनकन्फाइन, ज़मीन के ऊपर बह रहा है। तो ए का बी 2 नंबर। इंटरफ्लो क्या होता है? इंटरफ्लो होता है पोर्शन ऑफ द वाटर दैट मूव लेटरली इन द अपर पार्ट ऑफ द सोयल, जैसे कि
आपकी ग्राउंड वाटर टेबल इधर है, ग्राउंड वाटर टेबल इधर है, ठीक है। लेकिन कुछ पानी क्या होएगा, यहाँ से बहता हुआ चलेगा और कुछ पानी ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे बहता हुआ चलेगा। तो इंटरफ्लो हो गया ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो पानी बहता हुआ चल रहा है, पोर्शन ऑफ वाटर दैट मूव लेटरली इन दी अपर पार्ट ऑफ सोयल। थर्ड पॉइंट, बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, डिलेड सब सरफेस फ्लो एट दी शैलो डेप्थ। तो दोस्तों मान लो यहाँ कोई नदी वगैरह है, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ से बह के इस नदी के अंदर पहुँच रहा है, इसको हम कहेंगे बेस फ्लो। सी का 1 एंड बी का 3, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों जो हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट है, आप ये पेज नंबर भी देख सकते हो साइड में, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं इसके अलग अलग टर्म क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन। तो इसके अंदर इंटरफ्लो भी आता है। इंटरफ्लो की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लोइंग ओरिजोनटली अबव द ग्राउंड वाटर टेबल एंड बिलो द सरफेस। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ग्राउंड वाटर टेबल से तो पानी ऊपर रहता है, लेकिन ज़मीन से नीचे रहता है, वो पानी बहता हुआ जो चलता है उसको हम कहेंगे इंटरफ्लो। और ये आप सरफेस रन ऑफ की डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द रेन दैट रीच द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेन फॉल फ्लोइंग ओवर द सरफेस। एंड बेस फ्लो क्या होता है, इट इज़ द डिस्चार्ज ऑब्टेन इन एनी स्ट्रीम ड्यू टू द ग्राउंड वाटर टेबल सीपेज। यानी ग्राउंड वाटर टेबल जो किसी नदी वगैरह के अंदर जा रही है उसको हम बेस फ्लो कहेंगे। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता। 65 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट एंड बो स्लीपर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लीपर। तो दोस्तों जो पोर्ट और बो स्लीपर होते हैं वे किस टाइप के स्लीपर होते हैं, वे कास्ट आयरन के स्लीपर होते हैं। जैसे पोर्ट होता है मटका, मटके को हम पोर्ट बोलते हैं, तो ऐसे कुछ मटके टाइप का उल्टा हुआ मटका जो होता है वैसा कुछ स्लीपर ये होते हैं। और इनके ऊपर जो रेल का सेक्शन होता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको इसका बारे में पता था तो आप इसका आंसर कर सकते थे, वरना आप इसके आंसर को नहीं कर सकते थे। तो इसको भी हम ऐसे ना होने वाले क्वेश्चन में मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज हम केवल 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम ऐसे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे। 1 2 3। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए, जिसमें से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। अगर आपका स्कोर 7 है तो आपका अच्छा स्कोर है। अगर आपका स्कोर 7 से कम था तो आप अपनी तैयारी को दोबारा से रिव्यू करिए और देखिए कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं थी, इस वजह से आप उसको आंसर नहीं कर पाए, या फिर आप उस चीज़ को भूल गए, इस वजह से आप उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाए। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और अपने कमी को दूर करिए, रिवीजन करते रहिए जब तक पेपर नहीं हो जाता। श्योरली आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।